वक्त के पन्ने पलटते हैं और आपको 26 साल पहले ले चलते 12 अगस्त 1997 सुबह के 10:10 हुए थे। गुलशन कुमार जब भी मुंबई में रहते थे तो जूही के एक स्लम एरिया था, वहाँ पर एक मंदिर था, जितेश्वर मंदिर। तो वहाँ पर सुबह शाम पूजा करने ज़रूर आते थे। उसी के मुताबिक वो आज 12 अगस्त 1997 को सुबह 10:10 को जितेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में पूजा करते हैं और 10:40 पर वो मंदिर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सामने 3 लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक लंबे बाल वाला आगे बढ़कर उनके पास आता है और कहता है कि चलो बहुत हो गई पूजा, बाकी की पूजा ऊपर जाकर करना। गुलशन कुमार अभी कुछ समझ पाते हैं कि इससे पहले उसने पिस्टल निकालकर एक गोली गुलशन कुमार के ऊपर दाग दी। गोली गुलशन कुमार के सिर में लगती है, वो एक बार लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं। गोली लगते ही गुलशन कुमार अपनी जान बचाने के लिए सामने मकानों की तरफ भागते हैं, मगर दहशत में दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुलशन कुमार पीछे की तरफ भागते हैं, वहाँ पर 2 और लोग खड़े होते हैं और वो दोनों बदमाश उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। लगभग 16 गोलियां गुलशन कुमार को लगती हैं और वहीं पर वो ढेर हो जाते हैं। गुलशन कुमार के साथ उनका ड्राइवर रूपलाल वहीं पर मौजूद था, जो ये नज़ारा देख रहा था। वो एक बार साहब की तरफ दौड़ता है तो वो हत्यारे उसे भी एक गोली मार देते हैं जो उसके पैर में लगती है। बदमाश पैदल टहलते हुए थोड़ी आगे जाते हैं, जहां पर एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा होता है। उसको टैक्सी से निकाल कर वो बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद उस टैक्सी में बैठकर आराम से चले जाते हैं। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को लेकर वहां के स्थानीय लोग स्कूप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। याद रखिए कि वही स्कूप हॉस्पिटल है जहाँ दिव्या भारती को भी ब्रॉड डेथ ले गए। गुलशन कुमार की हत्या से पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। फिल्मी जगत में उदासी छा जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गुलशन कुमार ने स्टार बना दिया था। हत्या के 26 साल गुजर गए। एक ऐसा इंसान जिसका म्यूजिक इंडस्ट्री में 65% कब्जा था, जिसने न जाने कितने नौजवान लोगों को एक बड़ा स्टार बना दिया था। एक ऐसा इंसान जिसकी मदद के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते थे। वैष्णो देवी मंदिर में जिस इंसान के भंडारे चलते थे, उस इंसान को गोली मार दी गई थी, लेकिन उसके जो हत्यारे थे उनको आज तक सजा नहीं मिल पाई है। कानूनी दांवपेच में फंसे इस हत्याकांड के बारे में हम आज से बात करेंगे। मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का दरियागंज है, वहां पर गोलचार सिनेमा बड़ा मशहूर है। वहां पे गुलशन कुमार के पिता की जूस की दुकान थी, जहां गुलशन कुमार बैठा करते थे और जूस बेचकर अपने पिता की मदद करते थे। इसके बाद गुलशन कुमार ने एक कैसेट की दुकान खोली, जहां पर वो कैसेट बेचते थे और उसकी रिपेयरिंग का काम करते थे। धीरे धीरे गुलशन कुमार का जब ये व्यापार चलने लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाया जाए और इस कैसेट के व्यापार को बड़ा किया जाए। शुरुआत उन्होंने धार्मिक गानों से की। वो धार्मिक गाने रिकॉर्ड करवाते थे और कई एकदम युवा सिंगर्स को जो है वो मौका देते थे। तो जो उस जमाने में उन्होंने अपनी बेटी के नाम से जो टी सीरीज करके कंपनी बनाई थी, वो कैसेट जो है सिर्फ 7 रुपए का बिकता था, जबकि जो कैसेट आते थे बड़ी कंपनीज के वो 30 रुपए के होते थे। और ये धंधा ये अच्छा चलने लगा तो उन्होंने नोएडा के फिल्म सिटी में अपने एक बड़ा स्टूडियो बनाया और वहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू कराई। जिन नए कलाकारों को मौका दिया उनमें आप सोच सकते हैं कि कुमार शानू, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, देवाशीष दास गुप्ता जैसे सिंगर्स जो बाद में बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर्स बने, उनको मौका दिया गुलशन कुमार ने और उनके कैसेट दिन रात बिकने लग गए। लेकिन गुलशन कुमार का जो सबसे ज़्यादा नाम हुआ वो एक म्यूजिक एल्बम आया था इनका, लाल दुपट्टा मलमल का। उसके गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और उसके बाद फिर आशिकी फिल्म आई जब, और आशिकी के गाने तो घर घर बजे, इतने ज़्यादा इतने बड़े हिट हुए कि टी सीरीज का कब्जा हो गया म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर। उसके बाद बैक टू बैक फिल्में आ रही थी, सुपर डुपर हिट हो रही थी। 90s का म्यूजिक तो आपको याद ही होगा, और हर फिल्म जो है उसके कैसेट्स का राइट जो मिलता था वो टी सीरीज को मिलता था।
65% कब्जा हो गया था टी सीरीज का। आशिकी का म्यूजिक देखकर नदीम श्रवण की जोड़ी भी सुपर हिट हो चुकी थी। इसके बाद नदीम श्रवण की जोड़ी ने बरसात, दामनी, दीवाना, धड़कन, दिल है कि मानता नहीं, साजन, सड़क जैसी न जाने कितनी फिल्मों का संगीत दिया और नदीम श्रवण जो है सबसे टॉप म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। विवाद यहीं से शुरू होता है। दरअसल गुलशन कुमार को एक जिद थी कि वो स्टार के साथ कम काम करेंगे और नए कलाकारों के साथ ज़्यादा काम करेंगे। नदीम श्रवण भी स्थापित हो चुके थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हो चुके थे, तो नदीम को शौक हो गया कि वो भी गाना गाएंगे और उनकी म्यूजिक एल्बम निकलेंगी। वो चाहते थे कि टी सीरीज़ ही इसको प्रमोट करे, क्योंकि टी सीरीज़ का 65% जो है उस वक्त कब्जा था। जिस फिल्म के लिए या जिस एल्बम के लिए टी सीरीज़ के पास राइट होते तो वो ऐसा प्रमोशन कराते थे, क्योंकि ये चित्रहार आता था, रंगोली आता था, उनमें गुलशन कुमार का दबदबा था, कब्जा था, उनकी फिल्मों के कई गाने उसमें चलते थे और वो बहुत हिट हो जाया करते थे। अब एक एल्बम हाय ज़िंदगी करके आया था नदीम श्रवण का, याद होगा उस ज़माने में, और नदीम ने खुद उसमें एक्ट भी किया था, लेकिन ये एल्बम ज़्यादा कामयाब नहीं। गुलशन कुमार ने इसके बाद दूसरा एल्बम जो उनका था उसके राइट लेने के लिए इनकार कर दिया, उसके प्रमोशन से इनकार कर दिया। उसके अलावा थोड़ी सी उसमें खटास हुई और उन्होंने कहा कि अब नदीम श्रवण जिस फिल्म में वो म्यूजिक देंगे उसका राइट वो नहीं खरीदेंगे। अब नदीम को लगता है कि गुलशन कुमार अगर उनकी फिल्मों के राइट्स नहीं खरीदेंगे या उनके एल्बम को प्रमोट नहीं करेंगे तो उनका करियर जो है वो डूब जाएगा। ये वो ज़माना था 90s का जब अंडरवर्ल्ड का बहुत ज़्यादा दखल हुआ करता था मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। बात 1996 की है। गुलशन कुमार के पास फोन आता है अबू सलीम का और वो उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग करता है। सुना जाता है कि गुलशन कुमार ने उस वक्त 1 करोड़ रुपए दे दिया था कि चलो इन लोगों से पंगा कौन करे और बात खत्म हो गई। अब 5 अगस्त 1997 को, लगभग 1 साल के बाद, अबू सलीम जो है वो दोबारा फोन करता है दुबई से गुलशन कुमार के पास और कहता है कि हमको इस बार तुमसे 10 करोड़ रुपए चाहिए। गुलशन कुमार को ये बात बहुत ख़राब लगती है और वो कहते हैं कि वो पहले पैसे दे चुके हैं और इतने पैसे अब वो नहीं दे पाएंगे, जिसके बाद उनको धमकी दी जाती है। अब गुलशन कुमार परेशान हो जाते हैं और वो अपने भाई किशन कुमार को बुलाते हैं और उनसे घटना के बारे में बताते हैं। किशन कुमार उनसे कहते हैं कि आप फ़ौरन पुलिस प्रोटेक्शन ले लीजिए, लेकिन गुलशन कुमार कहते हैं कि ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो इनसे सीधे तौर पे पंगा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। 5 अगस्त 1997 को शाम 5 बजे दोबारा अबू सलीम उनको फ़ोन करता है और कहता है कि तुम हमको हल्के में ले रहे हो, तुम पुलिस के पास भी नहीं गए हो, तो समझ लो इसका मतलब है कि तुम समझ रहे हो कि फ़ोन आया और गया, इसका तुमको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस वक्त किशन कुमार भी वहाँ मौजूद थे, जो उन्होंने बाद में अदालत में अपने बयान दर्ज कराए थे, उसमें बताया था। साथ में अबू सलीम अब एक नई बात कहता है और वो कहता है कि तुम नदीम के एल्बम को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो या उसकी फिल्मों के राइट्स क्यों नहीं खरीद रहे हो, ऐसा नहीं करोगे तो तुमको अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। इस धमकी के बाद गुलशन कुमार बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, पैसे दिए जाए, पैसे दे के इनसे छुटकारा लिया जाए, क्या किया जाए। अभी ये करते करते 3-4 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच में अबू सलीम अपनी तैयारी भी कर लेता है। 12 अगस्त 1997 का वो दिन आ गया था। गुलशन कुमार के हत्यारों को पता भी था कि अगर वो मुंबई में है तो सुबह शाम उस मंदिर में ज़रूर जाएंगे, जो कि जुहू के इलाके में था। ये वो मंदिर था जो एक बड़ा छोटा सा मंदिर स्लम एरिया में था और गुलशन कुमार जब नए नए मुंबई आए थे तो पहली बार उस मंदिर में गए थे। उसके बाद से उनकी उस मंदिर से आस्था जुड़ गई थी। उन्होंने उस मंदिर को रेनोवेट कराया था और अगर वो मुंबई में रहते थे तो सुबह और शाम 2 बार उस मंदिर में ज़रूर जाया करते। अब गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है, उनका पार्थिव शरीर उसी दिन दिल्ली ले जाया जाता है, जहाँ पूरा फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे उमड़ पड़ते हैं और ख़ासकर वो सिंगर जिनको उन्होंने बनाया था वो तो बेहद गमज़दा होते हैं। इन सब के बीच में एक आदमी नदारत रहता है, वो था नदीम। और क्योंकि किशन कुमार ने फ़ोन पे सुना भी था, इसलिए पुलिस को दिए गए अपने बयान में जब नदीम का नाम लेते हैं तो वहाँ से पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। नदीम से भी पूछताछ शुरू होती है। इसी बीच जावेद और रफ़ीक नाम के 2 अंडरवर्ल्ड के गुर्गे पकड़े जाते हैं और उन्हीं के आधार पर इस हत्या का जो मेन शूटर था दाऊद मर्चेंट, जो कि दाऊद इब्राहिम में जो भाई था अनीस इब्राहिम और
अबू सलेम उनका खास शूटर हुआ करता था मुंबई में, दाऊद मर्चेंट पुलिस को बताता है कि मई 1997 में दुबई में वहाँ पे अनीस इब्राहिम उसके ऑफिस में जो है ये प्लानिंग हुई थी, जहाँ अबू सलेम मौजूद था कि गुलशन कुमार की हत्या करा दी जाएगी, क्योंकि वो उनको हल्के में ले रहा था, वो मान नहीं रहा था। गुलशन कुमार की हत्या के जरिए ये लोग जो है दबदबा बनाना चाहते थे इंडस्ट्री के अंदर। यही नहीं, पकड़े गए जावेद और रफीक ने एक और बात जो है एक बड़ा खुलासा कर दिया, जिसको लेके मतलब हंगामा मच गया था। उनका कहना था कि ये टिप्स कंपनी के जो मालिक है ना, रमेश तुरानी, उन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे कि अगर तुम गुलशन कुमार को मार दोगे तो उनकी कंपनी का फायदा होगा। अब रमेश तुरानी और उनके साथ कुल मिला के 19 लोग इस मामले में अरेस्ट हुए थे। लेकिन अब आप देखिए, नदीम जो मेन एक्यूज था, इसी जांच के दौरान वो यूके भाग जाता है और लंदन ये बताता है कि उसकी प्रेग्नेंट बीवी वहाँ पे एडमिट है और उनको देखने जा रहा है। उसके बाद वो वहाँ से लौट के कभी नहीं आता है। मुंबई पुलिस बार बार कहती रहती है कि नहीं वो आ जाएगा, वो बता के गया है, वो जांच में सहयोग कर रहा है, लेकिन नदीम उसके बाद कभी नहीं आते हैं और वो फिर ब्रिटिश नागरिकता ले लेते हैं। और ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद वो दुबई में अपना बिजनेस शुरू करते हैं, जहां आज भी उनका परफ्यूम का बड़ा बिजनेस है। नदीम वो बिजनेस कर रहे हैं। इस मामले में ना उनकी गिरफ्तारी हुई, ना नदीम कभी फिर लौट के आए। अब अबू सलेम को गिरफ्तार किया जाता है पोर्टुगल से, लेकिन इस मामले में उनको एक्यूज तो हैं, इस मामले में अभियुक्त हैं 120 के, लेकिन अबू सलेम पे इस मामले में कभी उनकी हाजिरी इसलिए नहीं होती है कि जब उनको भारत लाया गया था पोर्टुगल से तो संधि हुई थी, तो जो मामले और जो मुकदमों में उनको लाया गया था उसके अतिरिक्त कोई और मुकदमा उनके ऊपर नहीं चला जाएगा, ये भारत सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था। इसलिए गुलशन कुमार मर्डर केस में कभी भी हाजिरी अबू सलेम की नहीं हो सकी है। हर बार उनको एब्सेंट दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अबू सलेम नहीं मिल रहा है, जबकि अबू सलेम मुंबई के ही जेल में सदा काट रहा है। तो इस तरीके से गुलशन कुमार हत्याकांड में आज तक सिर्फ दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा हुई है। बाकी सारे जो 18 लोग और पकड़े गए थे, उन सबको संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया था। किसी के ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा है। अबू सलेम के ऊपर मुकदमा चल नहीं सकता, नदीम पकड़ के कभी आए नहीं। तो अंत में फिर यही कि गुलशन कुमार, जिन्होंने बहुत से लोगों का करियर बनाया, जिन्होंने बहुत से परोपकारी काम किए, उनका एक दुखद अंत हुआ, वो चले गए। लेकिन उनकी जो मर्डर मिस्ट्री थी वो कानूनी दांवपेच में उलझी हुई रही और उनके हत्यारों को सजा तक नहीं मिली, जिन्होंने उनके पूरे करियर को ख़त्म किया, उनकी हत्या कराई, वो आज भी इस मामले में बरी है। तो कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।